स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक के अंदर हम लोग लेबॉर्ट्री पर्सनल के हवाले से डिस्कस करेंगे। एक्चुअली लेबॉर्ट्री पर्सनल के अंदर जो है वो तमाम लेबॉर्ट्री के अंदर पाए जाने वाले जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं या जितनी भी लैब्स के अंदर सीट्स होती हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो वो जिसके अंदर लैब असिस्टेंट्स आ जाते हैं, टेक्नीशियंस आ जाते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट आ जाते हैं, पैथोलॉजिस्ट आ जाते हैं, वो तमाम के तमाम जो लेबॉर्ट्री के अंदर पाए जाने वाले कारकुनान हैं या वर्कर्स हैं, वो जो अपना लैब्स के अंदर वर्क कर रहे हैं और लैब टेस्ट परफॉर्म करने के लिए अपना रोल अदा कर रहे होते हैं और उसको प्रूव करने के लिए और डायग्नोस्टिकली लिहाज से पेशेंट को ट्रीट करवाने के लिए जो कोई भी अपना किरदार अदा कर रहा होता है वो लेबॉर्ट्री पर्सनल के अंदर आता है। तो हम यहाँ पर कुछ देखेंगे लेबॉर्ट्री पर्सनल के हवाले से, कोई एक दो हम लोग जो हैं वो जो रोल अदा कर रहे हैं पर्सनल, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो लेट्स डिस्कस नाउ। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन चेक कर लेते हैं। Laboratories have become complex and valuable assets for a medical facility. Or organizational charts are needed for administration and for accrediting agencies, which require that lines of authority and of communication be formally established. And laboratories were originally only loosely organized, with the technicians working directly under a doctor of medicine. लेबॉर्ट्रीज जो है वो अब काफ़ी जो है वो कम्प्लेक्स हो चुकी हुई हैं और काफ़ी कदरदान हो चुकी हुई हैं एक मेडिकल फैसिलिटी के लिए भी। तो इसके लिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और एक्रेडिटेटिंग एजेंसीज के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स के अंदर एक्चुअली तमाम के तमाम ऑर्गेनाइजेशन और किस तरीके से लेबॉर्ट्रीज को हैंडल किया जाए, कौन किसके अंडर आएगा, किस तरीके से इसको कवर किया जाएगा, किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, वो तमाम की तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स के अंदर पुट की जाएँ। तो ये कहा जा रहा था कि जी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स की भी फिर ज़रूरत महसूस की गई और जिसके अंदर फिर मुख्तलिफ जो अथॉरिटीज़ हैं या कम्युनिकेशन है उसको भी हम लोग इस्टेब्लिश कर सकें। और ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है वो क्रिएट किया जा चुका हुआ है अब। इसी तरह जो लेबॉर्ट्रीज हैं वो उन्होंने कहा कि एक लूजली ऑर्गेनाइज्ड हैं ओरिजिनली, किससे अगर हम जस्ट टेक्नीशियंस की बात करें जो कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के अंदर वर्क कर रहा होता है, अगर हम सिर्फ टेक्नीशियंस की बात करें तो वो कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज नहीं कहलवाई जा सकती लेबॉर्ट्रीज। उसके लिए एक मुकम्मल तौर पर जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको हम लोग बरोकार हमें लाना चाहिए। अगर हम बात करें कि 20वीं सेंचुरी में हॉस्पिटल लेबॉर्ट्री जो है उसके अंदर उसको डेवलप किया गया और लेकिन जो है उसके अंदर अभी भी उस 20वीं सेंचुरी तक भी जो है वो कोई ख़ास किस्म की फॉर्मल ट्रेनिंग या फिजिशियंस की जो है वो प्रैक्टिस और उसकी एजुकेशन और टेक्निकल जो वर्किंग है वो अभी भी मौजूद नहीं थी, वो नॉन एग्जिस्ट थी। इसी तरह जो है वो लेबॉर्ट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो एक माइनर टूल के तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक्ट कर रही थी जो कि किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस और ट्रीट करने के लिए अपना किरदार अदा करती है। और ये भी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 20वीं सेंचुरी तक भी यही हाल था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट हिस्से तक, जब 20वीं सेंचुरी भी आई, तब तक भी जो है वो हॉस्पिटल लेबॉर्ट्रीज के अंदर ये तमाम के तमाम जो लेबॉर्ट्री पर्सनल हैं उनको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, कोई ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स नहीं डेवलप किए गए, जो है वो बिल्कुल थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो है वो काम ही किया जा रहा था एक माइनर टूल के तौर पर लेबॉर्ट्री वर्कर्स का और लेबॉर्ट्रीज के अंदर। इसी तरह जो पैथोलॉजी ट्रेनिंग है वो भी 20वीं सेंचुरीज के अर्ली हिस्से तक भी जो है वो प्रैक्टिस नहीं की जा चुकी हुई थी। मैस जनरल हॉस्पिटल जो है उन्होंने ऑटोप्सीज की जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो स्टार्ट करवाई 1811 के अंदर, और ये सर्जन्स के थ्रू और दूसरे फिजिशियंस के थ्रू।
However, it was not until James Homerwright, director of the Department of Pathology at Mass General in 1896, came into the forefront of what we know as the practice of pathology, that this field was embraced as a distinct medical specialty, and that most hospitals established a pathology department that also encompassed the clinical laboratory as an adjunct to the autopsies and tissue examinations. आजकल की अगर लेबॉर्ट्री को देखा जाए तो जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें क्लिनिकल लेबॉर्ट्री को भी इंक्लूड किया गया है, और ये सीईओ के अंडर जो है वो डायरेक्टली आता है। और ये एक्चुअली एक पूरी फिर ऑर्गेनाइज की गई एक पूरा चार्ट डेवलप किया गया, और इस चार्ट को जो है वो ज़्यादातर जो है हॉस्पिटल लेबॉर्ट्री जो है वो उसी को ही फॉलो करती हैं। हम उस चार्ट की तरफ मूव करते हैं कि किस तरीके से पैथोलॉजी डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है, किस सीईओ के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के अंदर कौन कौन अंडर में आता है। तो हम लोग आगे जो है वो नेक्स्ट चार्ट के अंदर उसको चेक करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाया गया है टिपिकल हॉस्पिटल लेबॉर्ट्री का, और इसके अंदर ये एक्चुअली यही हमारा मेन जो देखें अगर जो हमारा टॉपिक है उसको भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको हम लोग ये देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है सीईओ, उसके अंदर उसके अंडर जो है वो कौन कौन से पर्सनल्स आते हैं। तो उसके अंदर आते हैं एनाटॉमिक पैथोलॉजी, लेबॉर्ट्री डायरेक्टर और क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये उसके अंडर जो है वो ये आते हैं। और एनाटॉमिकल जो पैथोलॉजी है उसके अंडर जो है हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी और ऑटोप्सी आती है। क्लिनिकल पैथोलॉजी के अगर अंडर हम देखें तो इसके अंडर आते हैं टेक्निकल सुपरवाइजर्स और क्लिनिकल कंसल्टेंट्स। ये टेक्निकल सुपरवाइजर इनके जो है साथ असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर भी होता है, और ये टेक्निकल सुपरवाइजर हर डिपार्टमेंट का अलग-अलग से होता है। मसलन माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट का अलग होगा, इम्यूनोलॉजी का अलग होगा, हेमाटोलॉजी का भी अलग होगा। और ये जो है ये फिर इन सुपरवाइजर्स, ये जो हर डिपार्टमेंट के अपने सुपरवाइजर्स होते हैं, इन सुपरवाइजर्स का भी एक हेड सुपरवाइजर होता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें इसके अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं, ये सर्विसेज को सपोर्ट भी कर रहे हैं, इम्यूनो हेमाटोलॉजी और केमिस्ट्री, इन सब के जो है वो टेक्निकल सुपरवाइजर्स भी होते हैं। तो ये डिपार्टमेंट्स इन सुपरवाइजर्स के अगर देखा जाए इनके ऊपर जो है वो एक पैथोलॉजी डॉक्टर भी होता है, क्लिनिकल पैथोलॉजी डॉक्टर भी होता है। और इसी तरह अगर हम देखें इन पैथोलॉजिस्ट के ऊपर जो है वो सीईओ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह एक लोएस्ट लेवल से एक जो है वो अपर जो है वो कौन सा स्टेटस है या कौन सा ओहदा होता है जहाँ पर जो है वो कोई भी लेबोरेटरी पर्सनल अपना वर्क काम कर रहा होता है। आज की जो स्लाइड है इसके अंदर हम लोग क्लिनिकल एंड एनाटॉमिक पैथोलॉजिस्ट या डायरेक्टर जो है इसके बारे में हम थोड़ा सा हवाला करेंगे। तो सबसे पहले जो डायरेक्टर है मेडिकल लेबोरेटरी का वो पैथोलॉजिस्ट ही होता है, जो कि या तो एमडी हो सकता है या फिर डॉक्टर ऑफ ऑस्टियोपैथी डिग्री जिसके पास हो वो हो सकता है। ये जो है एक्चुअली सर्टिफाइड होता है अमेरिकन बोर्ड ऑफ पैथोलॉजी से एज एनाटॉमिक और अ क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट जो है इसका काम जो है वो ये होता है कि ये टिश्यूज और सेल्स को जो है वो परफॉर्म करता है, और ये जो है यानी कि जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वहाँ से जो सेल्स या टिश्यूज लिए जा रहे होते हैं, और इसी तरह उनको प्रोसीड कर रहा होता है, उनको चेक कर रहा होता है। इसमें इसकी स्पेशलाइजेशंस भी होती हैं, और इसके अलावा इसका जो रूटीन का काम होता है बोन मैरो की वैल्यूएशन वगैरह भी होती है। तो जिस तरह हमने पहले बात की, इसी तरह जो पैथोलॉजिस्ट का इम्पोर्टेंट रोल है वो यही है कि वो क्लिनिकल टेस्ट रिजल्ट्स को भी एक्सप्लेन करता है, और इनके जो मीनिंग्स हैं उनको भी पेशेंट्स को बताता है, या फिर जो है वो फैमिली को या दूसरे फिजिशियंस को बताना जो है वो इस पैथोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी होती है। एक पैथोलॉजिस्ट जो है वो या तो अगर एन एनाटॉमिक पैथोलॉजिस्ट के तौर पर काम करे या क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट के तौर पर काम करे, या फिर जो है वो दोनों के तौर पर एक ही लेबोरेटरीज के अंदर अपना काम कर सकता है।
पीएचडी जो साइंटिस्ट हैं वो ज़्यादातर वो अपने आप को सर्व कर रहे होते हैं लेबोरेटरी डायरेक्टर के तौर पर। ज़्यादातर स्टेट्स में ऐसा ही होता है, पीएचडी साइंटिस्ट जो होते हैं जो कि लेबोरेटरी डायरेक्टर के तौर पर अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो है पैथोलॉजिस्ट जो है वो या तो हिस्टोपैथोलॉजिक या साइटोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में भी होता है, यानी कि वो टिश्यूज़ को परफॉर्म करवाना, सेल की एग्जामिनेशंस वगैरह करवाना, ये भी पैथोलॉजिस्ट जो है वो कर सकता है और करता भी है। सॉरी। तो इन दो स्लाइड्स के अंदर हमने एक्चुअली जो एक पैथोलॉजिस्ट एनाटॉमिक पैथोलॉजिस्ट था या फिर जो डायरेक्टर होता है उसका हमने देखा कि उसका रोल क्या है, वो अपना रोल क्या अदा कर रहा होता है लेबोरेटरी के अंदर। इसके अलावा एनाटॉमिक पैथोलॉजिस्ट जो है वो ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि सर्जिकल स्पेसिमेंस को एग्जामिन करे। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस हैं वो भी ये कर रहा होता है। तो क्विक टिश्यू एग्जामिनेशंस जो कि फ्रोजन सेक्शन से हासिल की जाती है उसको भी परफॉर्म करवाना, उसको भी चेक करना, ये भी एनाटॉमिक पैथोलॉजिस्ट के अंडर ही आता है। और इसके अलावा सर्जन को आंसर देना कि प्रॉब्लम क्या आ रही है टिश्यू के अंदर, टिश्यू मेलिग्नेंट है, क्या है, कैंसरस के पार्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर के नहीं आ रहे, अगर एक्सटेंसिव सर्जरी होगी तो क्या इशू बन सकता है, और पेशेंट को जो है वो अगर अंडर एनेस्थीसिया है तो उस वक्त जो है वो किस तरीके से उसको हैंडल करना है, या डायरेक्ट उस वक्त सर्जन के साथ किस तरीके से कांटेक्ट करके उसको तमाम चीज़ों के बारे में बताना है जब पेशेंट अंडर एनेस्थीसिया हो। इन तमाम चीज़ों को जो हैंडल कर रहा होता है वो एनाटॉमिक जो पैथोलॉजिस्ट है वो हैंडल कर रहा होता है। तो आई थिंक सो ये बात समझ में आ चुकी होगी कि जो एनाटॉमिक पैथोलॉजिस्ट है वो जितने भी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस हो या सर्जिकल स्पेसिमेंस की एग्जामिनेशन हो, ये उसको चेक करना, उसके बारे में रिजल्ट्स निकालना, टेस्ट करना, सर्जन के साथ कांटेक्ट करके सर्जन को इसके बारे में आगाही देना, पेशेंट के उस सैंपल के बारे में आगाही देना, ये सारी का सारा काम एनाटॉमिक पैथोलॉजिस्ट का ही होता है। एनाटॉमिक जो पैथोलॉजिस्ट है वो अक्सर साइटोटेक्नोलॉजिस्ट के क्लोजली वर्क कर रहा होता है या हिस्टोटेक्नोलॉजिस्ट के क्लोजली वर्क कर रहा होता है कि किस तरह वो इस तरह से कि या तो वो सेल स्पेसिमेंस के स्टेन करवाना, उनकी प्रिपरेशन करवाना, पैप स्मीयर्स वगैरह, और इसके अलावा उन टिश्यूज़ की स्लाइसिंग करना, उनकी कटिंग करना, और फिर बाद में जो है उनको एग्जामिन करना, और एग्जामिन करने के बाद उन सेलुलर इन्फ्लुएंस को एग्जामिन करने के बाद डायग्नोस करना कि कैंसर कौन सा है। ये तमाम का तमाम काम जो है एनाटॉमिक पैथोलॉजिस्ट जो है वो कर रहा होता है। लेकिन ये एनाटॉमिक पैथोलॉजिस्ट जो है दैट इज आल्सो मोस्ट क्लोजली टू साइटोटेक्नोलॉजिस्ट या हिस्टोटेक्नोलॉजिस्ट, क्योंकि ये इन दोनों के अगर हम देखें एनाटॉमिक पैथोलॉजिस्ट के बाद अगर हम देखें तो ये अलग-अलग काम आ जाते हैं। हिस्टोटेक्नोलॉजिस्ट जो है वो टिश्यूज़ को डील कर रहा होता है और टिश्यूज़ को उसने ये सारा चेक करना होता है, टिश्यूज़ की स्लाइसिंग, और फिर बाद में उसको स्टेनिंग्स के बाद उसकी जो एग्जामिनेशन है। साइटोटेक्नोलॉजिस्ट के अंदर जो है वो सेल्स को ये चेक किया जा रहा होता है। तो इनके यहाँ पर एनाटॉमिक पैथोलॉजिस्ट जो है वो एज अ को वर्कर काम कर सकता है और कर भी रहा होता है, साइटोटेक्नोलॉजिस्ट के भी और हिस्टोटेक्नोलॉजिस्ट के भी। तो ये जो है चूंकि एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है कि अर्ली डायग्नोस करना कैंसर को, और फिर बताना, क्विक एवेल्युएशन करवाना उन स्पेसिमेंट्स की ताकि किसी की जान बच सके, अर्ली डिटेक्शंस करवाना, और इसके बारे में जो है वो डॉक्टर को बताना, सर्जन्स को बताना, ये इन पैथोलॉजिस्ट का ही काम होता है। इसी तरह अगर हम देखें तो कुछ पैथोलॉजिस्ट जो हैं वो उनको ट्रेन करवाया जाता है, उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है अपनी अपनी स्पेशलिटी के लिहाज से। तो वो क्लिनिकल जिसे हम पैथोलॉजी कहते हैं उसके अंदर भी, या जिसे हम लेबोरेटरी मेडिसिन करवा कहते हैं उसमें भी, दिस इज़ द मेडिकल स्पेशलिस्ट जो कि इनका काम भी कुछ वैसा ही होता है कि डिजीज़ को डायग्नोस करवाना, एग्जामिनेशन करना। लेकिन इसके अंदर चेंजेस क्या आ रही हैं कि ये जो है क्लिनिकल जो पैथोलॉजिस्ट वगैरह हैं ये एनालाइज कर रहे होते हैं बॉडी फ्लूइड्स को, प्लाज्मा को या सीरम को कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि जो है वो
यूरिन को, स्टूल को, रेस्पिरेटरी म्यूकोजल सिक्रीशंस हैं, इसके अलावा एक्सुडेट्स हैं फॉर इन्फ्लेमेशन से, और बॉडी कैविटीज़ के जो फ्लूइड्स हैं जैसे लाइक पेरिकार्डियल फ्लूइड है,